गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही स्पेशल वीडियो दैट इज होली सोली बेस्ड अपॉन द पीवाईक्यूज। यस, लास्ट ईयर के जो हमारे पंजाब स्टेट एग्जामिनेशंस हैं, वी आर गोइंग टू पिक ईच वन ऑफ देम एंड आफ्टर दैट उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा हमारा हर एक वीडियो सेशन, जहां मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ये एग्जामिनेशन प्लस उसी का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सो दैट हम लोगों को फर्दर जो आने वाले हमारे एग्जाम्स हैं, इस ईयर के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए हमें गाइडलाइंस अच्छे से मिलनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट हमारा पैटर्न और क्राइटेरिया हमारे माइंड में क्या होना चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो एग्जैक्टली है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट के बेस्ड है। सो फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर कांस्टेबल, पंजाब कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, जिसमें मैंने फर्स्टली पिक किया है इंग्लिश वाले सेशन को। सो ये पूरा का पूरा वीडियो इंग्लिश सेशन पे ही रहेगा। चलिए रीड करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों को सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड होता है, और अगर क्लियरली मेंशन नहीं भी है ना, वैसे तो लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है इंग्लिश का। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, टेंसेस, नरेशन, वॉइस, हर एक चीज के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ता है। रीजन, जब भी हमारा एग्जामिनर हम लोगों को सिलेबस में ना मेंशन कर देते हैं कि फाइंड द एरर्स, ये वाला टॉपिक आ जाएगा, तो एरर्स वाला जो क्वेश्चन है वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड हो सकता है। दैट इज द रीजन व्हाई जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को इन डिटेल बहुत अच्छे से करना पड़ता है, सो दैट उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। सो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली यहां पे समझ में आई कि बात चलेगी एरर की। अब एरर के साथ साथ मैंने क्वेश्चन को रीड किया। A lot of people in my country prefers tea to coffee। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट इजी। एक मॉडरेट लेवल है, जो कि मैंने एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम भी बताया था कि पेपर का जो लेवल है एक मॉडरेट लेवल रहेगा। तो जहां पे हम लोगों को इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, वहां पे क्वेश्चंस को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत ध्यान से और कोशिश करेंगे कि वहां पे सिंगुलर प्लूरल की गलती है या किसी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की गलती है, समझना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्लैरिफिकेशन में आ जाती हैं। दोबारा से क्वेश्चन रीड कर रही हूं। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग, इन माई कंट्री, जहां तक लगेगा यहां तक तो बिल्कुल सही लग रहा है, इन माई कंट्री मतलब मेरे देश में बहुत सारे जो लोग हैं, प्रेफर्स टी टू कॉफी, ये तो बिल्कुल सही है। एक मैंने कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था कि कभी भी जब ऐसे प्रेफरेंस वाला पार्ट आएगा, हमेशा हम वहां पे टी टू कॉफी, क्योंकि प्रेफर अपने आप में और कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट लैटिन एडजेक्टिव। ये पार्ट मैंने एडजेक्टिव्स में, जहां मेरी डिटेल्ड वीडियोस हैं, वहां मैंने स्पेशली डिस्कस किया था कि अपने आप में जो प्रेफर है, चाहे वो प्रायर था, प्रेफर था, और इंफीरियर था, सुपीरियर था, बहुत सारे वर्ड्स थे जो मैंने क्लियरली बताए थे। आई थिंक गिनती के 7 या 8 वर्ड्स थे जिनके बारे में स्पेशली बताया गया था कि दे ऑल आर लैटिन एडजेक्टिव्स। यहां पे कंपैरिजन होगा, अपने आप में ये कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट करते हैं, और जैसे ही समझ में आया यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो बात भी सही है। यहाँ पे कंपैरिजन टी और कॉफी का ही तो हो रहा है, और किस चीज का कंपैरिजन होगा? दो चीजों का कंपैरिजन है, लेकिन हम यहाँ पे मोर या मोस्ट ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बताया था यहाँ पे मोर या देन, आप लोग ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या है? प्रेफर अपने आप में क्या है? दैट इज अ लैटिन एडजेक्टिव। और जैसे ये समझ में आया, बताया था टी दैन कॉफी नहीं होता, यहाँ पे आप दैन को रिप्लेस करते हो टू के साथ। सो थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, क्योंकि लॉजिक भी पता होना जरूरी है। कमिंग ईयर में जो अब आप इस ईयर आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे, क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट तो नहीं होंगे, वहां थोड़े थोड़े चेंजेस तो रहेंगे। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं, आप लोगों को सारी की सारी थ्योरीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि लैटिन एडजेक्टिव है, दैन का यूज नहीं करते हो, दैन को रिप्लेस करके मैं यूज करती हूँ टी का। तो ये टी टू कॉफी अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट, एक एनालिसिस बेस्ड बात बता रही हूँ, टी दैन कॉफी को टिक करके आते हैं, आई मीन टू से वो डी पार्ट को टिक कर देते हैं।
थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी लॉजिक पता चल जाता है। मैंने बोला अ लॉट ऑफ पीपल इन माय कंट्री, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे देश के। तो ये समझ में आया मैम, ये जितने भी पार्ट की आपने बात की है ये अपने आप में सब्जेक्ट है, बिल्कुल काम करने वाला है। क्या ये सिंगुलर है या क्या ये प्लूरल है? तो समझ में आएगा मैम, ये काम करेगा प्लूरल सब्जेक्ट का। अगर ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ जो लगने वाली वर्ब है, प्रेफर अपने आप में वर्ब का काम कर रही है, प्रेफर्स। लेकिन एक बात मैंने बहुत क्लियर कट बताई थी, सब्जेक्ट के केस में, आई मीन टू से नाउन के केस में, अगर हम लोग एस अटैच करेंगे देन इट बिकम्स, देन अगर अटैच करेंगे देन इट बिकम्स प्लूरल, और अगर एस ई एस को हटा देंगे देन इट बिकम्स सिंगुलर। वैसे ही वर्ब के केस में बिल्कुल अपोजिट करना पड़ता है। कैसे? अगर हम लोग एस या ई एस अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर, अगर एस ई एस को हटा दोगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। इसी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं प्रेफर्स की बात करूं तो क्या वो वर्ब है? बोलोगे यस मैम बिल्कुल है, लेकिन एस लगाने से ये सिंगुलर का काम करेगी ना कि प्लूरल का। तो यहाँ पे जो हमारी थ्योरी है कि प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्या ये पॉसिबल है? डिटेल्ड वीडियोस में भी मैंने बताया था, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल मिलनी चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई आप लोगों को इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रेफर को कट करना था और यहाँ पे प्रेफर लगाना था, ना कि प्रेफर्स लगाना था। दैट इज द रीजन व्हाई सी पार्ट इज द राइट आंसर। फटाफट से टिक कर लेंगे। लास्ट ईयर भी इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहे थे, ज्यादातर स्टूडेंट्स टी दान कॉफी को टिक करके आए, प्रेफर्स के ऊपर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो बहुत क्लियरली ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरेटिव इस ईयर जो अगर हम लोग एक्सपेक्टेंस करें तो एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा लेवल अप जाने के चांसेस जो ज्यादा हैं। सो सारे के सारे रूल्स बहुत अच्छे से पता रहेंगे तब हमारे लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलेंगे जी अब सेकंड क्वेश्चन पे। कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आप लोगों को सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिनोनिम होता क्या है? वर्ड्स विद सेम मीनिंग, जिसको हम लोग समानार्थक, समानार्थक शब्द बोला जाता है हिंदी में। और यही बात है कि सिनोनिम्स जो हैं उनका सेम मीनिंग होगा। ऐसे से मैंने याद करवाया था, सिनोनिम्स आर द वर्ड विद सेम मीनिंग्स। वैसे ही अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स की, ये चीजें सारी की सारी हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एंटोनिम्स भी इसके साथ रिलेटेड है, बट एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद डिफरेंट और अपोजिट मीनिंग। अब आएंगे क्वेश्चन पे। सबसे पहला हमारा वर्ड है सिग्निफिकेंट। इतना कॉमन वर्ड, मोस्ट कॉमन वर्ड मैं इसको बोलूंगी। ये डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आप लोग सोशल साइंस या एसएसटी की टेक्स्ट बुक्स भी खोलेंगे, वहां पे भी ये वर्ड की जो यूजेज है ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में होगी। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार हम लोग उस चीज को लैग बिहाइंड कर जाते हैं, भूल जाते हैं। थोड़ा सा सोचेंगे समझ में आएगा। सिग्निफिकेंट, दैट इज नॉट एट ऑल एनर्जेटिक। सिग्निफिकेंट होता है जरूरी, बहुत जरूरी। जैसे मैंने बोला आंसर सबका आ गया होगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या आंसर बनाए और क्या आप लोगों के आंसर मेरे साथ मैच भी कर रहे हैं या नहीं। मैंने बोला एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होना जरूरी नहीं है। After that, third word is lustful. Lustful means who is full of sexual desire. After that, next word is static. Static means that is मतलब stop, जो रुका हुआ है, static जैसे जिसको बोला जाता है, जो still है अपने आप में। So definitely ये भी मेरा आंसर नहीं है। So मेरा आंसर होना चाहिए B part, that is important. फटाफट से इसको टिक कर लेंगे। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गिवन हियर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस S1 to S6। तो आप लोगों को आपके सिलेबस में बताया भी था कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो पार्ट है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। और ये ऐसा पार्ट है जो ज्यादा मुश्किल नहीं होता, कई बार लेवल ज्यादा अप कर दें तो बात और है, अदरवाइज ये पोर्शन मोस्ट इजीएस्ट पार्ट रहता है, जिसको अगर आप बाय ऑप्शंस भी करके चले तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन रीड करती हूँ। S1 S6, S1 हमारे पास गिवन है, S6 हमारे पास गिवन है। बीच वाले जो सेंटेंस थे उसको मैंने 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया।
कुछ नहीं करना, बस इनको ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने की ऑप्शंस आपके पास हैं। बाय ऑप्शन भी अगर मैं जाऊं तब भी 4 में से 2 ऑप्शन फर्स्ट टाइम में ही कट कर सकते हैं। कैसे, अभी दिखाते हैं। क्वेश्चन इज शेक्सपियर इज नोन एज, तो एक बात समझने की कोशिश करेंगे। शेक्सपियर इज नोन एज टू अ ब्लैक लेडी, क्या ये पॉसिबल है? मतलब S1 के बाद जो हमारा आंसर होगा क्या वो ए से स्टार्ट होगा? यू विल से नो मैम। जैसे ही ये समझ में आया बी ऑप्शन को सबसे पहले कट कर देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन शेक्सपियर इज नोन एज एंड हिज फ्रेंड, क्या ये पॉसिबल है? बोलोगे मैम एक लाइन, एक सेंटेंस कैसे बनता है? मैंने बोला व्हाट इज बेसिकली अ सेंटेंसेस, योर आंसर मस्ट बी सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, सेंटेंस इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। अगर आपके सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आएगा तो वो मीनिंगफुल कैसे कहलाएगा? दैट इज द रीजन व्हाई कि अगर मैं यहाँ पे शेक्सपियर इज नोन एज एंड हिज फ्रेंड ऐसे लिख दूंगी तो वो अपने आप में बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई कि मेरे पास जो डी ऑप्शन थी, जो अपने आप में स्टार्ट हो रही थी बी से, तो वो भी अपने आप में कट हो जाएगी। समझ में आएगा मैम? एक ही बार में 4 में से 2 ऑप्शन को तो हम लोगों ने ऐसे ही कट कर दिया। अब जो ए और सी ऑप्शन है इसको जरा चेक करें, दोनों ही ऑप्शन डी के साथ स्टार्ट हो रही हैं। इसका मतलब शेक्सपियर इज नोन एज His sonnets are addressed, ये सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 है। जो उसके सोनेट्स मतलब जो उसके शागिर्द थे उसको कैसे एड्रेस करते थे, उनको कैसे बुलाते थे? उनको बुलाया कैसे जाता था? एज द बार्ड ऑफ एवन, तो बोला जाता है उनको द बार्ड ऑफ एवन। जैसे ही हमें ये समझ में आया तो डी के बाद जो हमारा सी पार्ट था वो समझ में आना चाहिए कि ये सेकेंड स्टेप होना चाहिए। एंड द बार्ड ऑफ एवन and word of heaven, after that to a black lady and his friend whose source is still unknown to many। तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, डी आएगा, आफ्टर दैट हमारा सी वाला पार्ट है, नेक्स्ट इज ए एंड आफ्टर दैट बी पार्ट है, एंड हिज फ्रेंड whose source, उसका वो दोस्त है जिनका सोर्स is still unknown to many। लिख लेंगे जी फटाफट से, एंड यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनको हमें राइट ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें समझ में आएगा। हाँ जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ओके 79th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड। आप लोगों को एक वर्ड, एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है और उसी हाईलाइटेड वर्जन को हम लोगों को उसका मीनिंग बताना है कि अगर इसको 1 वर्ड में बताना पड़े तो वो क्या कहलाएगा। आप लोगों को सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, आई होप टॉपिक याद आ रहा होगा, 1 वर्ड फॉर मेनी। तो ये 1 वर्ड फॉर मेनी आप लोगों का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोला जाएगा, एग्जैक्टली वही टॉपिक है। सिर्फ जो बोल्ड हाईलाइटेड वाला पार्ट है उसी का 1 वर्ड मीनिंग बताना है कि एग्जैक्टली क्या कहता है। इन्होंने शुरुआत की आमिर खान जी की मूवी लगान से। आमिर खान मूवी लगान वाज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 1 कंट्री रूलिंग ओवर कंट्रीज। आई होप सो लगान मूवी आप सबने देखी होगी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। और चलिए अगर उसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही तो क्वेश्चन है। जैसे अ सिस्टम ऑफ 1 कंट्री, एक ऐसा सिस्टम हमें दिखाया गया, दर्शाया गया जहां पे एक कंट्री, अंग्रेजों का जैसे रूल था हमारी कंट्री पे, तो जब कोई भी एक देश बहुत सारे देशों पे रूल करेगा उसका इंग्लिश वर्जन बताना था। द फिल्म शो कास्टेड हाउ द इंग्लिश इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ओवर द इंडियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए ये तो उस मूवी के बारे में थोड़ा डिटेल वर्जन बताया, लेकिन हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था, एक ऐसा सिस्टम बताएं जो अपने आप में एक कंट्री को रूल बताएगा दूसरी कंट्री पे। तो आई होप आप लोगों को इसका 1 वर्ड वाला क्वेश्चन पता होगा, इंपॉर्टेंट है। क्लास डिस्कशन में भी ये पार्ट बहुत बार डिस्कस हुआ था। सो जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स होने चाहिए डेफिनेटली उनका आंसर बनना चाहिए। सो द राइट वर्ड इज इंपीरियलिज्म। आफ्टर दैट मैं इसकी बाकी ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगी। इंटरनेशनलिज्म, जो इंटरनेशनल मतलब बाहरले देशों पे बेस्ड हो, क्या वो इसका आंसर होगा? इंटरनेशनलिज्म मतलब बाहरी देशों के साथ कुछ लिंक, लेकिन रूल करना, दैट इज नॉट द केस। अगला वर्ड है हमारा कम्युनिज्म।
लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम इन विच वन स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑल द फैक्ट्रीज। यहाँ पे जो कुछ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी भी स्टेट का, कम्युनिज्म मतलब स्टेट के साथ रिलेट करेगा जब कोई भी स्टेट अपना कंट्रोल दिखाएगी कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्रीज पे या कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज पे, ऐसे सिनारियो को क्या बोला जाएगा, कम्युनिज्म। नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म। यहां पे होता है डिवीजन बिटवीन द स्टेट्स। इसका दोनों के मीनिंग लिख ले। रीजन, लास्ट ईयर तो ये क्वेश्चन आया था, लेकिन अब अपकमिंग पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए, चेंज होके भी आ सकते हैं और ये भी हो सकता है क्वेश्चन का सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दे, ऑप्शंस तकरीबन यही हो, जो वर्ड्स एक दो बार यूज हो जाते हैं वो तकरीबन रेपिटेशन में भी रहते ही हैं। सो यहाँ पे जो कम्युनलिज्म था, डिवीजन बिटवीन द स्टेट्स है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। सो डेफिनेटली इंपीरियलिज्म इज द राइट आंसर। फटाफट से इसको टिक कर लेंगे, चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज निजी शब्द का सही अनुवाद, निजी शब्द का सही अनुवाद की है। निजी मतलब हमारा कुछ पर्सनल, निजी हम बोलते हैं ना कि ये मेरा निजी मामला है, तो बहुत ही कॉमन वर्ड है यहाँ पे पर्सनल, लेकिन पर्सनल के स्पेलिंग क्या होने चाहिए, PERSONAL, पर्सनल। फटाफट से उस चीज को टिक कर लेंगे। बी ऑप्शन पर्सनल इज द राइट आंसर। पर्सोना, पर्सोनल, पर्सोनल, ये दोनों के बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हमारे गलत हैं। इजी था जो कि समझ में आना चाहिए। पर्सोनल का मीनिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पीपल हु वर्क फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही बड़े ग्रुप्स के लिए काम करते हैं उनको पर्सोनल बोला जाता है। रीजन, लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स को ए और बी पार्ट में बहुत कंफ्यूजन थी, तो बेसिकली मैं आप लोगों को लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का एनालिसिस भी साथ साथ शेयर कर रही हूं कि क्या उनका माइंड सेटअप था और कहां कहां कंफ्यूजन हुई, तो ये भी वो पार्ट था। तो पर्सोनल का पर्सनल के साथ तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, तो दोनों चीजों को क्लियर कर लेंगे। निजी का मीनिंग है पर्सनल। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे, चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी लेंथी, आई मीन टू से अब हमारा 81 to 85 जितने भी हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, दे ऑल आर बेस्ड अपॉन दिस फुल कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। पूरा का पूरा पैसेज है आपके पास, और मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को जब तक आप लोग एक बार रीड नहीं करोगे, चाहे उसको थोड़ा सा फास्ट रीड करो, लेकिन जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए क्वेश्चंस को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक रफ सिनेरियो लेना, एक दिमाग में इसको सेटअप करना, बेसिकली पैसेज है किसके रिलेटेड किसके बारे में है, अगर यही नहीं पता होगा क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए फटाफट से रीड कर रही हूं। For 4 days, I walked through the narrow lanes of the old city, enjoying the romance of being in a city where history still lives in its cobblestone streets and its people riding asses, carrying vine leaves and palm as they once did during the time of Christ। किसी सिटी के बारे में ही बता रहा है कि जब मैं एक बार वहां से क्रॉस कर रहा था, तो उसी की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है कि उसी चीज को ना, जो ऑथर है हमारा, बेसिकली वो उसी चीज को, लेन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि कैरिंग वाइन लीव्स एंड पाम एज दे वंस डिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पे ये जो पैसेज है समझ में आएगा, क्राइस्ट के टाइम की भी बात करेगा। दिस इज जेरूसलम, home to the sacred sites of Christianity, Islam and Judaism. This is the place that houses the Church of Holy Sepulchre, the place where Jesus was finally laid to rest। तो एक क्वेश्चन है, मे बी हम लोगों को यहां से भी मिल जाए। चलिए एक बार क्वेश्चंस को आप लोगों को रीड भी करवा देती हूँ, एक बार क्वेश्चन माइंड में रहेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, फिर दोबारा से पैसेज पे आओ। यहाँ पे क्वेश्चन था, हु बिल्ट द होली सेपुलेचर। चलिए आऊंगी मैं सबसे पहले वहीं पे पहले वाले पोर्शन पे कि जो होली सेपुलेचर था उसको किसने बनाया था। दिस इज द प्लेस दैट हाउसेस द चर्च ऑफ द होली सेपुलेचर, द प्लेस वेयर जीसस वाज फाइनली लेड टू रेस्ट। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये वो जगह है जहां पे जीसस क्राइस्ट जो थे उनको रेस्ट पे मतलब लिटाया गया था। सो दिस इज ऑल्सो द साइट ऑफ क्राइस्ट crucifixion, burial and resurrection, built by the Roman Emperor Constantine at the site of an earlier temple
टू एफोराइट, तो समझ में आएगा मैम यहाँ पे ना बिल्ट बाय द रोमन एम्परर। देखिए आंसर्स आपके सामने बिल्कुल सामने हैं। इट्स जस्ट दैट के जो पैसेज है उसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही बढ़िया लेवल के, हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के वर्ड्स को यूजेज किया गया है। तो बहुत बार ऐसा स्टूडेंट्स का इशू रहता है कि मैम हम लोगों को पैसेज ना समझ में नहीं आएगा। दैट इज द रीजन व्हाई हम लोगों ने पैसेज को पढ़ने से पहले ही ये आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। सो प्लीज इस आइडिया को ड्रॉप ना करें। एक एक क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के सामने आंसर भी बताऊंगी और यहीं से ना हम लोगों को हमारा आंसर भी मिलेगा। कहता बिल्ट रोमन एम्परर जो कॉन्स्टेंटाइन था एट द साइट ऑफ अर्लियर टेम्पल, उस साइट पे बनाया जहां पे पहले पुराना मंदिर था। टू एफोडाइट, इट इज द मोस्ट वेनिरेटेड क्रिश्चियन श्राइन इन द वर्ल्ड, बोलना चाहता है कि ये क्रिश्चियंस की बहुत ही मान्यता वाली जगह है। और इसको बनाया किसने था? रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। तो यहां से हम लोगों को हमारा आंसर भी मिल जाएगा। आऊंगी जी सबसे पहले हमारे 81st क्वेश्चन पे, हु बिल्ट द होली सेपुलचर, तो यहाँ पे जूलियस सीजर के आंसर है, कॉन्स्टेंटाइन जो कि हमारा आंसर था ही, एंड सी पार्ट है हमारे पास एफोडाइट, और फोर्थ है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को लिटाया गया था। तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो जाता है। उन्होंने ये बताया था कि जो होली सेपुलचर है वहां पे जीसस क्राइस्ट को लिटाया गया, रेस्ट पे रखा गया, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? दैट इज बी, कॉन्स्टेंटाइन। फटाफट से आंसर को मार्क कर लेंगे, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। चलेंगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन रीड करें, आफ्टर दैट हम लोग पैसेज पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू रोमन कैथोलिक्स हु बरीड जीसस क्राइस्ट, बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट को किसने मतलब बरी किया था। तो यहां से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। रोमन एम्परर ने बनाया, यस याद तक था, and justifiably so. Here within the church are the last 5 stations of the cross. The 10th station where Jesus was stripped of his clothes, मतलब उनको स्ट्रिपिंग की गई थी, कपड़े उनके वहां पे रिमूव कर दिए गए थे। The 11th where he was nailed to the cross, जहां पे उनको क्रॉस पे टांगा गया था। The 12th where he died on the cross, 12वां वो है जहां पे उनको क्रॉस पे लटकाया गया था। After that 13th where the body was removed from the cross, 13th जहां पे बॉडी को उस क्रॉस से रिमूव किया गया था। एंड द 14th हिज टॉम, और जो 14th है वो उनका टॉम, टॉम मतलब मकबरा जिसको बोला जाता है। चलेंगे जी नेक्स्ट पे, यहां पे हमारे आंसर नहीं मिला हम लोगों को। For all his weighty tradition, the approach and entrance to the church is known devout Christian pilgrims walking along the Via Dolorosa, the way of sorrow, the first 9 stations, looking clueless. Then a courtyard appears, hemmed in by other buildings and a way to one side. This leads to a vast area of huge stone architectures. Immediately inside the entrance is your first stop. It is the stone anointing. This is the place according to the according to the Greek tradition, where Christ was removed from the cross. यही वो जगह है जहां पे क्राइस्ट को क्रॉस से रिमूव किया गया था। द रोमन कैथोलिक्स बिलीव इट टू बी द स्पॉट वेयर जीसस वाज प्रिपेयर्ड फॉर बरियल बाय द जोसेफ। सो यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। कहता है कि जो रोमन कैथोलिक्स हैं उनका मानना है कि जो जीसस की बॉडी थी उसी को प्रिपेयर किया गया था फॉर बरियल, जलाने के लिए, बाय द जोसेफ। आंसर हमारे पास है। तो आएंगे जी हमारे क्वेश्चन पे, जस्ट वेट, आएंगे हमारे क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द रोमन कैथोलिक्स हु बरीड जीसस क्राइस्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा जोसेफ। फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे। योर आंसर इज डी पार्ट, दैट इज जोसेफ। टिक कर लेंगे जी डी पार्ट को। अपने आंसर्स को जरूर बनाते रहें, और ये जितने भी वीडियोस हैं ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, सो दैट हमें क्वेश्चंस को करने में ज्यादा ईज रहे। चलिए अगला क्वेश्चन रीड कर रही हूं। विच स्ट्रक्चर हैज सस्टेन्ड इवन आफ्टर कॉन्टिन्यूअल अटैक्स, मतलब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर था जो अभी भी सही है। सस्टेन मतलब अभी भी वो है, खड़ा है, अभी भी है। आफ्टर कॉन्टिन्यूअल अटैक्स, इतने अटैक्स होने के बावजूद भी कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी भी है। चलिए आई थिंक हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड पे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
Okay, the first train station looks clueless. Then a courtyard appears hemmed in by other buildings and the doorway. Okay, I think हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था. आएंगे जी next part पे. What happened next? Jesus was buried. He was taken to a place outside the city of the Jerusalem where other graves existed. उनकी बॉडी को कहाँ लेके जाया गया था? That is to the Jerusalem, जहां पे बहुत सारी और भी बॉडीज थी. He was buried in a cave. पूरी की पूरी गुफा थी. However, all that is long gone, destroyed by continued attacks and rebuildings. चाहे उसी जगह पे कंटिन्यूसली बहुत सारे अटैक किए गए, what remain is the massive and impressive. मतलब इतने अटैक होने के बावजूद भी, मैसिव अटैक होने के बावजूद भी वहां पे क्या रह गया? That is Rotunda, a round building with a dome. एक पूरा का पूरा बिल्डिंग है जो डॉम शेप में होगा. So Rotunda is our answer. आएंगे जी ऑप्शंस में, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे. चलिए, which structure has sustained even after continued attacks? आंसर आप लोगों के सामने है. आई गेस ये समझ में आ जाना चाहिए कि रोटुंडा, दैट इज द राइट आंसर. फटाफट से टिक कर लेंगे. सी पार्ट इज द राइट आंसर. चलिए, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे. क्वेश्चंस को रीड करते जाते हैं तो हमारे लिए पैसेज से आंसर ढूंढना बहुत इजी हो जाता है. Why did the pilgrims enter in a single file in a room of tomb? कहता है जो जितने भी पिलग्रिम्स, जितने भी वहां पे आने वाले विजिटर्स हैं, वो सारे के सारे सिंगल फाइल होता है, मतलब एक तरीके के क्यू में, जहां पे एक के बाद एक होगा. जैसे एक है, उसके आगे एक, फिर उसके आगे एक, उसके पीछे भी, मतलब इन अ सिंगल लाइन जब हम लोग मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल फाइल इन द रूम ऑफ टॉम. मतलब जहां पे मकबरा है उस कमरे में वो सिंगल लेन में क्यों गए थे? चलिए ढूंढेंगे इसका आंसर इन आवर पैसेज. वेट, चलिए यहां से इसका आंसर मिल जाएगा. एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी दिस प्लेस वाज अ डिस्यूज्ड क्वारी outside the city walls. According to the Gospels, Jesus' crucifixion occurred at a place outside the city walls with graves nearby. Archaeologists have discovered tombs from that era, so the site is compatible with biblical period. जो साइट है बिब्लिकल पीरियड के साथ बिल्कुल मैच करेगी. The structure at the site is a marble tomb. एक मार्बल के टॉम, मकबरे की बात की जा रही है. Built in over a original burial chamber, जहां पे ओरिजिनल उनको बरी किया गया था, उसी के ऊपर एक मकबरा बनाया गया. It has 2 rooms and you enter 4 at a time into the first of these. एक टाइम पे 4 ही लोग अंदर जा पाएंगे. Into this, the chapel of angel. So here the angel is supposed to have sat on a stone to recount Christ's resurrection. A low door made of white marble. एक बहुत ही लो डोर है, जिसको बहुत ही डाउन दरवाजा, जिसको लो दरवाजा बोला जाएगा, जो व्हाइट मार्बल से बना है. Partially worn away by pilgrim's hand leads to a small chamber inside, जो कि आगे जाके वो उस डोर से, लो डोर से ऐसे करके एंटर करेंगे. आफ्टर दैट आप वहां पे एक स्मॉल चैम्बर में जाएंगे. दिस इज द रूम ऑफ द टॉम. और हमें क्वेश्चन भी रूम ऑफ द टॉम के बारे में ही था. द प्लेस वेयर जीसस वॉज बरेड. पता चल रहा है कि वहीं पे उनको जलाया गया था. सो वी एंटर्ड इन अ सिंगल फाइल. जो हमारा ऑथर है वो हमें क्लियर कट बता रहा है कि हम लोग वहां पे एक सिंगल लेन में गए. इसका रीजन मेंशन नहीं होता, लेकिन रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी. और वो रीजन वो पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि वो रूम का जो डोर था वो बहुत लो था और रूम भी बहुत छोटा था. तभी तो बताया गया कि एक टाइम पे खाली 4 ही जन वहां पे जा सकते हैं. So on my right was a large marble slab that covered the original rock bench on which the body of Jesus was laid. तो अपने उसने पूरा का पूरा विजिट दिखाया कि जहां पे ये जीसस क्राइस्ट का बरियल हुआ था, तो एग्जैक्टली वहां पे क्या सिनेरियो था, कैसा बनाया गया, कैसा दिखाया गया, एग्जैक्टली उस चीज की हिस्ट्री क्या है, उस चीज को पूरा का पूरा डिपिक्ट किया गया इस पूरे के पूरे पैसेज में. और यहां से हमें समझ भी आई कि लो डोर था. दैट इज द रीजन व्हाई एक टाइम पे एक से ज्यादा वहां पे नहीं जा पाएंगे. चलते हैं जी क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ. पिलग्रिम्स क्यों एंटर किए थे सिंगल फाइल में इन द रूम ऑफ टॉम? देयर वाज अ लार्ज मार्बल स्लैब. लेकिन लार्ज मार्बल स्लैब होने से हमारे सिंगल लाइन में जाने का क्या रिलेशन है? इट वॉज द ओरिजिनल बरियल चेम्बर. सो व्हाट? तो वहां पे सिंगल फाइल में जाने को तो नहीं बोला.
टू प्रे पर्सनली, क्या वो पर्सनली प्रे करना चाहते थे? नहीं, द रूम वॉज वेरी स्मॉल। एक लाइन में हमें क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वहां पे जो रूम था वो बहुत स्मॉल था, एक ही बार में ज्यादा जन वहां पे नहीं जा पाएंगे, तो सिंगल एक लाइन के थ्रू उन लोगों को जाना पड़ा। फटाफट आंसर को मार्क कर लेंगे, चलेंगे जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज वेयर विच मीन्स रीबर्थ। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ? फटाफट से लिखेंगे। यहां पे एक वर्ड है क्रूसिफिक्शन, तो फटाफट से उसका मीनिंग लिख लो। क्रूसिफिक्शन, इसका मीनिंग है सूली पे चढ़ाना। एक बार इसका मीनिंग लिख लेंगे, सूली पे चढ़ाना। आप लोगों ने पैसेज में भी पढ़ रखा है ये वर्ड, इसके अलावा भी इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक वर्ड है हेम्ड। हेम्ड मतलब फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ एज, लिखेंगे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ एज, लिख लेंगे जी। यहां पे समझ में आएगा कि हमारा कोई भी आंसर का मतलब रीबर्थ नहीं है। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आई थिंक सबको इसका मीनिंग पता होगा। एक है रेसुरेक्शन, रेसुरेक्शन एक वर्ड है रे से, तो रे से ही यहां से रीबर्थ रिलेट करना बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी था। लास्ट ईयर जिन भी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहा, अटेम्प्ट किया भी था, तो तकरीबन सबने री या री देके इस क्वेश्चन को टिक किया और तकरीबन सबका आंसर सही भी था। उसका रीजन क्या था? यहाँ पे रीबर्थ तो रेसुरेक्शन, यहाँ पे ये समझना या गैसवर्क भी लगाना बहुत इजी हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लास्ट ईयर कांस्टेबल पेपर। एक पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अपनी आने वाली नेक्स्ट पीवाईक्यू वीडियोस में, जो कि अपने आप में एक सीरीज की तरह आपके साथ शेयर की जाएगी, सारे के सारे पेपर्स, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे पटवारी के एग्जाम हो, और भी जितने भी पंजाब स्टेट के एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन को डिस्कस किया जाएगा वन बाय वन। होप सो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे की सारी वीडियोस, ये सारे के सारे सिनेरियोस बहुत यूजफुल रहेंगे। रीजन, ये सारी की सारी वीडियोस डिटेल में है, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ एंटायर उसका बताया जाता है कि उसका सिनेरियो क्या होना चाहिए, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ताकि वो टाइमली भी हो और एक्यूरेसी के साथ भी होना चाहिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।